हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 23 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स। इसमें हम 10 डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड और प्रीवियस जो करंट अफेयर्स होती है लगभग 2 या 3 महीने पुरानी करंट अफेयर्स, उसका रिवीजन हम इस क्लास में करते हैं। और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इनसे संबंधित बनते हैं उनकी भी चर्चा हम इसी क्लास में करते हैं। जैसे हम आज राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में, तो अंत तक बने रहें। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधु जल संधि, जो सिंधु जल समझौता हुआ था, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में इसकी 20 और 21 सितंबर को स्थायी मध्यस्थता हुई है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? वियना में। वियना किस नदी के किनारे पर स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर ओपैक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसका मुख्यालय स्थित है वियना में। तो हाल ही में सिंधु जल संधि पर स्थायी मध्यस्थता कहाँ पर आयोजित हुई है? वियना में हुई है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यह डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और इस मध्यस्थता में किसको फोकस किया गया, यानी कि महत्वपूर्ण फोकस किस पर था? किशन गंगा परियोजना और रैटल परियोजना। किशन गंगा परियोजना सिंधु नदी पर है और रैटल परियोजना चेनाब नदी पर। तो इन दोनों प्रोजेक्ट परियोजना को इसमें फोकस किया गया। और यह समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। और इसमें मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई थी, यानी कि मीडिएटर का काम वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। अब हम देख लेते हैं सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु जल समझौते के तहत 6 नदियां हैं। 6 नदी कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चेनाब। इन तीनों नदियों का जल विभाजन किया गया है। इसमें 80% पानी तो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% पानी इंडिया। किन किन का? सिंधु, झेलम और चेनाब। और जो 3 नदी हैं रावी, व्यास और सतलुज, इनका 80% पानी का इस्तेमाल इंडिया करेगा और 20% पानी का इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। ये क्या है? ये है सिंधु जल समझौता। अब हम देख लेते हैं इन नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं। कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? उरी परियोजना, किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना। ये 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं कहाँ पर हैं? झेलम नदी पर। चेनाब नदी पर कौन सी हैं? दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, रैटल, सलाल और पकलडुम। ये सभी परियोजनाएं चेनाब नदी पर स्थित हैं। अब हम देख लेते हैं वेदों में नदियों के नाम क्या क्या थे। चेनाब नदी का वेदों में नाम क्या था? अस्किनी। झेलम नदी का वेदों में नाम क्या था? वितिस्ता। और रावी नदी का नाम क्या था? पुरुषणी। और व्यास का नाम था विपासा। तो ये सभी नाम भी हमको ध्यान में रखने हैं। झेलम नदी की परियोजनाएं उरी परियोजना, किशन गंगा और तुलबुल। चेनाब की दुलहस्ती, बगलिहार, रैटल, सलाल और पकलडुम। और वेदों में नाम क्या था? झेलम का वितिस्ता, चेनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषणी और व्यास का विपाशा। तो ये भी हमको याद करने हैं। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, यानी कि कहाँ पर उद्गम होता है इसका? बाड़ालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में उद्गम होता है। और किन 2 नदियों से? चंद्र और भागा 2 नदियों से चेनाब नदी का निर्माण होता है और उद्गम बाड़ालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से? शिवकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंधु नदी जल समझौता देखा और महत्वपूर्ण नदियों पर परियोजनाएं देखी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया, जिसको कहते हैं फ्लावर, यानी कि फूल है। हाल ही में घोषणा की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कि यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। कौन? रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। इसमें 5 पालियाँ होती हैं और इसकी गंध सड़ी गंध होती है, इसलिए इसको लाश फूल भी कहते हैं। तो हाल ही में किसने कहा है कि
रेफ्लेसिया विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा कहा गया है। और रेफ्लेसिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा फूल है। यदि सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा फूल होगा वुल्फिया। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं फूल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्लावर जो फूल होता है उसका नर जनन अंग को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रो, जहाँ पर भी एंड्रो शब्द आएगा वो मेल के लिए आएगा। और जिम्नो शब्द किसके लिए आएगा? फीमेल के लिए। फीमेल जननांग कौन सा है फ्लावर में? जिम्नोसियम। और मेल कौन सा है? एंड्रोसियम। तो ये सब भी हमको दोनों ध्यान रखने हैं। हाल ही में नमो 108 नई किस्म खोजी गई है, नई किस्म पैदा की गई है। यह किसकी है? कमल की नई किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में विश्व राइनो दिवस यानी कि विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। राइनो की वर्ल्ड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे विश्व में। तो इनके संरक्षण के लिए हाल ही में विश्व राइनो दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को। और यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी सींग की तस्करी के लिए इसको शिकार किया जाता है। और पहली बार यह दिवस मनाया गया था सन 2010 में। इसको कौन मनाता है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मनाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय स्थित है। और इसके लोगों का नाम क्या है? लोगो है पांडा। वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को ही वर्ल्ड रोज डे भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कैंसर पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार करने के लिए, ताकि जितने भी लोग हैं वो कैंसर पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार करें। इसके लिए वर्ल्ड रोज डे विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। और 22 सितंबर को एक और मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। हाल ही में अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गैंडो या राइनो के संरक्षण के लिए बॉन्ड हाल ही में किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। और इसका नाम क्या है? वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। अफ्रीका के गैंडों के संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया। असम में एक नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। वर्ल्ड कैंसर डे विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजिस्ट हाल ही में कौन बने हैं जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 मिला है? वे हैं डॉक्टर रवि कन्नन। तो ये नाम भी हमको यहाँ का ध्यान रखना है क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? स्वाति नायक को। स्वाति नायक कौन है? ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। स्वाति नायक ने चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए, यानी कि इन्होंने चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए अनेक प्रयास किए और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप इनको नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से दिया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग क्या थे। ये थे हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। और यह अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो भी क्रांति वगैरह करते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और यह अवार्ड 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को मिलता है। और इसमें इनाम कितना मिलता है? $10,000। $10,000 इसमें इनाम दिए जाते हैं। 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को मिलता है। कृषि से संबंधित अनुसंधानों के लिए इसको दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन को। ये एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट थे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मनीला फिलीपींस में है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। तो ये दोनों नाम भी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। हाल ही में गेहूं की नई किस्म को खोजा गया है, उसका नाम क्या है? HD 3385। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? यदि आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था? नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारत में MS स्वामीनाथन थे। लेकिन हरित क्रांति शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया विलियम गॉड ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की राजधानी का नाम क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी में हाल ही में पार्लियामेंट में 1000 साल पुराना
गैर मानव यानी कि एलियन का कंकाल प्रस्तुत किया गया है, जो शव है उसको प्रस्तुत किया गया है। इनका मानना है कि यह एलियन है। ऐसे कौन से तर्क दिए कि जिससे ये कह रहे हैं कि ये एलियन है? इसमें लंबी खोपड़ी है, हल्की हड्डी हैं इसकी, और पेट में गांठें हैं अंडे की तरह, और पैरों से यह मिला है, और इसके हाथ में 3 उंगली हैं। तो इन सभी लक्षणों के आधार पर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई मानव नहीं हुआ जिसमें हल्की हड्डियां हों, हाथ में 3 उंगलियां हों और पेट में गांठें हों, यानी कि अंडे की तरह। तो यह एलियन है। तो हाल ही में किस देश में 1000 साल पुराना एलियन कंकाल प्रस्तुत किया गया है? तो कहाँ पर? मैक्सिको की संसद में इसको पेश किया गया है। और यह कंकाल हमको कहाँ से मिला है? पेरू से मिला है, और पेरू की राजधानी का नाम क्या है? लीमा। अब हम देख लेते हैं कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका को कौन सी अक्षांश अलग करती है? 49 डिग्री अक्षांश। अमेरिका और मैक्सिको को कौन सी नदी अलग करती है? कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडी नदी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। मैक्सिको। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? युकाटन चैनल है। और मैक्सिको की राजधानी कौन सी है? मैक्सिको क्यूबा। क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है? हवाना। हाल ही में यहाँ पर G77 और चाइना का शिखर सम्मेलन हुआ है। मैक्सिको। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्ट्रो थे। उन्होंने एक फेमस पुस्तक भी लिखी थी। मैक्सिको में हाल ही में कौन सा कंकाल प्रस्तुत किया गया है? 1000 साल पुराना एलियन कंकाल प्रस्तुत किया है। अब हम देख लेते हैं भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पुरानी संसद का नया नाम क्या कर दिया गया है? संविधान सदन। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया, वीर सावरकर की जयंती पर। और इसमें हाल ही में पहला बिल कौन सा पेश किया गया? 128वां महिला आरक्षण से संबंधित है, और यह लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो चुका है। संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 79। यदि आपसे पूछे संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसको निम्न सदन और उच्च सदन कहते हैं। लेकिन संसद के अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? वाराणसी, जिसको बनारस भी कहते हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें महादेव की झलक दिखाई देगी, यानी कि महादेव से संबंधित यहाँ पर इनकी झलक दिखाई देगी। जैसे प्रवेश द्वार कैसा है? डमरू के आकार की तरह, डमरू की तरह यहाँ का प्रवेश द्वार है। फ्लड लाइट कैसी है? त्रिशूल की तरह। और इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार इसका आकार है। तो महादेव की झलक के समान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना, उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? वाराणसी, बनारस में इसका उद्घाटन किया गया है, जो महादेव की झलक से संबंधित है। और इसकी सीढ़ियाँ कैसी होंगी? इसकी सीढ़ियाँ होंगी घाट की तरह। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम। इकाना स्टेडियम कहाँ से संबंधित है? इकाना स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम, यह कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? उड़ीसा में भी कहाँ पर? राउरकेला। यह हॉकी स्टेडियम है, जहाँ पर 15वां हॉकी का मैच भी हुआ था, जो 15वें क्रम का था। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव हाल ही में किस गांव को घोषित किया गया है? किरीटेश्वरी गांव को, जो मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में है, और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, और इसको हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। और भारत का पहला विलेज एटलस किस गांव को घोषित किया गया है? मायम गांव, जो गोवा राज्य से संबंधित है। तो ये दोनों क्वेश्चनों को हमको ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? किरीटेश्वरी गांव है, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। और भारत का पहला विलेज एटलस मायम गांव, गोवा। अब हम देख लेते हैं बंगाल से संबंधित इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। पहले बंगाल किसको कहा जाता था? बंगाल
बिहार और उड़ीसा इसके संयुक्त भाग को पहले बंगाल कहा जाता था। अंग्रेजों के द्वारा 1698 में गोविंदपुरा, सूतानाती और कलिकत्ता इन तीनों स्थलों को मिलाकर फोर्ट विलियम बनाया गया और इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया? चार्ल्स आयर को बनाया गया। तो 1698 में 3 स्थल थे, गोविंदपुरा, सूतानाती और कलिकत्ता। इनको मिलाकर क्या बनाया गया? फोर्ट विलियम, और इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया चार्ल्स आयर को। फिर मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी? मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी मुर्शीद कुली खान के द्वारा और इसको अपनी राजधानी बनाया था। फिर हुआ 1757 में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, इसमें मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, इसने इसके धोखा दिया और यह अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, यानी कि सिराजुद्दौला के विपक्ष में लड़ा। और उसके बाद आया मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया था? मुर्शीद कुली खान ने। और मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किसने स्थानांतरित की? मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित की गई। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध मुगल और मीर कासिम के बीच हुआ था। अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे। मुगल शासक कौन थे? शाह आलम सेकंड थे और मीर कासिम थे इन तीनों के बीच। और हेक्टर मुनरो इसमें विजेता रहा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, और ये तीनों इसमें हार गए। और इसके बाद हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया, यानी कि वे इसमें कर प्राप्त कर सकते थे। और इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गया। और इसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया? पहला गवर्नर बनाया गया लॉर्ड क्लाइव को, और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था 1776 में। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, प्रमिला मलिक हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और इनका संबंध, ये 6 बार MLA भी रह चुके हैं, बीजू जनता दल से संबंधित हैं। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जो 2001 से वर्तमान तक मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। तो उड़ीसा की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? प्रमिला मलिक बनी है। अब हम देख लेते हैं उड़ीसा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। उड़ीसा में ही हमारी राष्ट्रपति है जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, उनका जन्म हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में। और यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। यदि आपसे पूछे कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। लेकिन झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में किसको हराया था? यशवंत सिन्हा को हराया था। इनको हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार भी मिल चुका है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52, इसके तहत इसमें वर्णन किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53, इसमें कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि जितनी भी शक्तियाँ होंगी वह राष्ट्रपति में निहित होंगी। इनका स्वामी राष्ट्रपति होगा, यह नामात्र का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है 54, इसमें निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55, इसमें निर्वाचन विधि के बारे में बताया गया। और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इसके बारे में बताया गया। और निर्वाचक मंडल, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57, इसमें री इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन कर सकता है, यानी कि दोबारा से चुनाव में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति के पद से संबंधित योग्यताएं बताई गई हैं, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल व दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 59, इसमें कंडीशन बताई गई हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि वह अपने पद पर न हो तो उस समय जो भी सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा तो वह उसको शपथ दिलवाएगा।
अनुच्छेद 61, इसमें राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग का वर्णन किया गया है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54, निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। 55, निर्वाचन विधि कैसी होगी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 56, इसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। 57, इसमें राष्ट्रपति अगर चाहे तो दोबारा से चुनाव लड़ सकता है और ऐसी कोई भी राष्ट्रपति कितनी ही बार भी चुनाव लड़कर वापस जीत सकता है, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अमेरिका में है कि राष्ट्रपति केवल 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति पद से संबंधित योग्यताएं हैं। 59, कंडीशन है। अनुच्छेद 60, इसमें शपथ का वर्णन किया गया है। और 61, इसमें महाभियोग प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ प्राप्त करने वाला 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? यह पुरुष खिलाड़ी बना है बाबर आजम। बाबर आजम कहाँ के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के हैं। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 3 बार मिल चुका है और ऐसा प्राप्त करने वाले ये पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। और फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? अर्लिन केली ने, जो आयरलैंड की हैं। और मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? बाबर आजम के द्वारा जीता गया। अब हम देख लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यह कौन से क्रम का होगा? 13वें क्रम का। आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में। इसके शुभंकर का नाम क्या है? क्रिप्टोवर्स इसके शुभंकर का नाम है। हाल ही में एंथम सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। एंथम सॉन्ग कौन है? दिल जशन बोले और इसके सिंगर हैं प्रीतम। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? शाहरुख खान को बनाया गया। यदि आपसे पूछे कि पहला आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था? पहला हुआ था 1975 में, इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। लेकिन विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज इसमें विजेता रहा था। इंडिया कब कब विजेता रहा? इंडिया 2 बार विजेता रहा, 1983 और 2011 में। तो ये हो गई हमारी आईसीसी वर्ल्ड कप से संबंधित बात। अब हम देखेंगे 10th क्वेश्चन। एशियन गेम्स 2023 का शुभारंभ आज से हो रहा है। इसमें ध्वजवाहक कौन होंगे? इसमें ध्वजवाहक होंगे लवलीना बोरगोहन, जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान हैं। हरमनप्रीत कौर तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, लेकिन हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के कप्तान है। तो ये दोनों नाम हमको ध्यान रखने हैं, लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह। ये दोनों एशियन गेम्स 2023 में ध्वजवाहक होंगे। और यह वर्तमान में कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का है। होंगजो चाइना में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें कुल कितने खेल होंगे? इसमें 40 खेल होंगे और 61 प्रतियोगिताएं होंगी। यदि आपसे पूछे कि 2018 में यह कहाँ पर हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? भारत ने इसमें 70 पदक जीते थे। और पहली बार यह कहाँ पर हुआ था? 1951 इंडिया में इसका आयोजन हुआ था। अब तक इसका आयोजन इंडिया में 2 बार हो चुका है, 1982 और 1951 में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2026 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? 2026 के एशियन गेम्स जो 20वें क्रम के होंगे, कहाँ पर होंगे? आईची कहाँ पर? जापान में इसका आयोजन होगा। और वर्तमान में होंगजो चाइना में इसका आयोजन हो रहा है। हरमनप्रीत सिंह कौन है? ये कप्तान है हॉकी टीम के और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद ब्रॉन्ज जीता था। लवलीना बोरगोहन, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक जीता था। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 18 से 24 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2023 किया जा रहा और आयोजित। बधिर जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते उनको कहते हैं बधिर। इनके लिए हाल ही में 18 से 24 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया जा रहा है। हरियाणा जीके की क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आज का प्रश्न हमारा कौन सा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नीति आयोग का नया सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, और साथ में ये आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। और जो कल का प्रश्न था, 3 ग्रैमी अवार्ड विजेता पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है रिकी केज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।